जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए, आलोचना विधा के तहत पिछले 2 क्लास में हमने मार्क्सवादी समीक्षक के तौर पे रामविलास शर्मा जी और नामोर जी को कवर किया है। उसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं मार्क्सवादी समीक्षक के तौर पे गजानन माधव मुक्तिबोध एवं शिवदान सिंह चौहान। इनका क्या हिंदी आलोचना विधा को योगदान रहा है और इनके वैचारिक एवं आलोचनात्मक अवदान जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मुझे उम्मीद है इनकी सारी रचनाएं और जितना हमें इनसे परिचित होना चाहिए वो सभी आपको इस क्लास में मिलेगा। देखिए, सबसे पहले बात करें गजानन माधव मुक्तिबोध, तो इनका आपने मुक्तिबोध जी का वैसे लंबी कविताओं में आप जिक्र सुने होंगे। ब्रह्म राक्षस अंधेरे में कविता, इन सबसे परिचित होंगे। साथ ही तार सप्तक, जो 1943 में तार सप्तक है, तो तार सप्तक में आप देखिए, पहले तार सप्तक में जो 7 कवियों का जिक्र किया गया है उसमें मुक्तिबोध जी भी आते हैं। तो 1917 से लेकर 64 का जो समय है वो गजानन माधव मुक्तिबोध जी का समय है। और इनकी कविताएं आप देखिए, ज़्यादातर लंबी कविताएं होती हैं और बहुत ही रहस्यमयी, जिसको कहते हैं कि फैंटेसी शिल्प। तो एक विशेषता जो है मुक्तिबोध जी का क्या है कि इनकी जो कविताएं हैं आपको वो फैंटेसी, एक बिंब पूरा आपके सामने, जो भी बातें काव्य में कही जाएंगी तो एक पूरा शिल्प जो उस तरीके से होता है कि बिंब बिल्कुल उभार देता है। तो ज़्यादातर कविताएं इनकी दीर्घ कविताएं हैं। प्रसिद्धि का मुख्य आधार भी इनकी लंबी कविताएं रही हैं, जिनमें ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, इसको आपने यूजीसी नेट में भी पढ़ा होगा। और बाकी लोकप्रिय मार्क्सवादी समीक्षक के तौर पे ये हैं ही। अब यहाँ पे देखिए कि मुक्तिबोध का जो रचना संसार है, बहुत ज़्यादा इनके बारे में कॉन्सेप्ट इसमें नहीं पढ़ना है, इनके रचना संसार से आपको परिचित होना है। तो उसमें आप देखिए कि इनका जो कविता संग्रह है, कविता संग्रह में चाँद का मुँह टेढ़ा है, ये 1964 ईस्वी। तो ये सभी जितने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके डेट आपको ध्यान रखने हैं। तो मुक्तिबोध के रचना संसार में जो इनका पहला कविता संग्रह चाँद का मुँह टेढ़ा है 1964 ईस्वी। इनकी डायरी एक साहित्य की डायरी, तो एक साहित्य की डायरी देखिए सिलेबस में लगा हुआ है यूजीसी नेट के यूनिट 10 में। एक साहित्य की डायरी 1965 ईस्वी। तो 1964 पे एक मतलब कविता संग्रह आया, फिर डायरी आया 64 में, चाँद का मुँह टेढ़ा है कविता संग्रह, डायरी एक साहित्य की 1965 में। कहानी संग्रह इनका है काट का सपना 1966। देखिए एक क्रम 64, 65, 66, तो 64, 65, 66 कविता संग्रह, डायरी, कहानी संग्रह। और आलोचना करके जो पत्रिका है वो त्रैमासिक पत्रिका। तो आलोचनात्मक त्रयी अगले पृष्ठों पे देखें तो आलोचना पत्रिका जो है इसके बारे में आगे बताया गया है। तो अब यहाँ पे मुक्तिबोध के रचना संसार में कविता, डायरी, कहानी संग्रह, पत्रिका। इनके अलावा जो आलोचनात्मक त्रयी जो इनकी और रचनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो पूछी भी जाती हैं, कामायनी पुनर्विचार। तो कामायनी पुनर्विचार करके 1952 ईस्वी में इनकी रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, कई बार एग्जाम में आया है। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, तो 1968 में इन्होंने लिखा नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध करके। और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कामायनी एक पुनर्विचार, कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। और दूसरा जो है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी आलोचनात्मक त्रयी की। नई कविता का अपना क्या संघर्ष रहा है, कामायनी पुनर्विचार, या नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो आपने ये रचना देख लिया, कविता संग्रह में चाँद का मुँह टेढ़ा, एक साहित्य की डायरी, कहानी संग्रह काट का सपना, और इनके अलावा कामायनी पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब देखिए, बतौर मार्क्सवादी समीक्षक के तौर पे हिंदी के जो पहले मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं, जिनका समय अगर देखिए 1918 से लेकर 2000 ईस्वी, तो ये शिवदान सिंह चौहान है। तो वैसे तो रामविलास शर्मा जी का अगर देखें तो मार्क्सवादी समीक्षक में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उन्हीं का है। लेकिन जब कहा जाए कि हिंदी के पहले मार्क्सवादी आलोचक कौन है, तो हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक हैं शिवदान सिंह चौहान। मार्च 1937 विशाल भारत पत्रिका में भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता करके इनके निबंध का प्रकाशन हुआ। तो विशाल भारत बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी, और उसी पत्रिका में जो है विशाल भारत पत्रिका में भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता करके निबंध आया, उसका प्रकाशन हुआ, और इसी प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो शिवदान सिंह चौहान पहले मार्क्सवादी करके आलोचक हो गए, दूसरे इनकी विशाल भारत पत्रिका में भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता करके निबंध जो प्रकाशित हुआ मार्च 1937 में, इसको प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया जाता है। देखिए, विश्वनाथ त्रिपाठी जी इनके बारे में कहते हैं कि हिंदी के किसी घोषित
प्रगतिवादी आलोचक के द्वारा प्रगतिवादी दृष्टिकोण से साहित्यिक विषय पर लिखा गया ये जो था प्रथम। तो कोई प्रगतिवादी आलोचक हो और उसी दृष्टिकोण से यानी प्रगतिवादी दृष्टिकोण से साहित्यिक विषय पे कुछ लिखा जाए तो किसके द्वारा? शिवदान सिंह चौहान के द्वारा ही लिखा गया था। अब देखिए इन्होंने हंस का संपादकीय कार्य भी किया और आलोचना पत्रिका, ऊपर हमने देखा था आलोचना के बारे में मुक्तिबोध जी भी जुड़े थे। लेकिन आलोचना जो पत्रिका थी ये त्रैमासिक 3 महीने पे निकलने वाली पत्रिका थी जिसके संस्थापक संपादक यही थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। बाकी तो और लोग भी संपादकीय उससे जुड़े, लेकिन संस्थागत प्रयास इनका आलोचना जो कि त्रैमासिक पत्रिका है, बाकी हंस के संपादक रहे हैं। अब इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं और कृतियों में भी देखें तो इनका 1946 से 99 तक का जो यात्रा रहा है, तो इनकी प्रमुख कृतियों में जो है यहाँ पे देखिए प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद नाम से ही है 1946 में प्रगतिवाद, साहित्य की परख 1946। अब देखिए प्रगतिवाद भी 46 में है, प्रगतिवाद साहित्य की परख 46, कश्मीर देश व कृंति 1952, साहित्यानुशीलन करके है 1955, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष करके 54, तो यानी हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, आलोचना के सिद्धांत। तो एक तो इन्होंने जैसे लिखा प्रगतिवाद 46 में साहित्य यानी प्रगतिवाद साहित्य की परख 46, कश्मीर देश व कृंति 52, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 54, साहित्यानुशीलन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, और साहित्यानुशीलन का 1955 में आया। आलोचना के मान और आलोचना के सिद्धांत दो है, पहले इन्होंने मान फिर सिद्धांत, तो मान तो 58 में आया लेकिन सिद्धांत जो है वो 60 में आया। तो आलोचना के मान हो गया, साहित्य की समस्या हो गई, दोनों ही 58 में है, और आलोचना के सिद्धांत करके ये 1960 में है। तो इस तरीके से अगर देखें एक परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 99 में, तो ये सब रचनाएं इनकी हैं, प्रगतिवाद साहित्य की परख, कश्मीर देश व कृंति, साहित्यानुशीलन, आलोचना के मान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य की समस्या, आलोचना के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए। अब इनके कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है आलोचनात्मक निबंध हैं। अब अभी हमने जो देखा तो बेसिकली इनके निबंध के ही रूप में चीजें हैं आलोचनात्मक निबंध के तौर पे। तो जो वैचारिक आलोचनात्मक निबंध है हमने देखा प्रगतिवाद 46 में ही, आलोचक का दायित्व करके है, मानव आत्मा के शिल्पियों से। देखिए साहित्य की परख अगर करेंगे तो साहित्य की परख प्रगतिवादी दृष्टिकोण से करेंगे। क्यों? क्योंकि साहित्य को अगर परखना है तो आपकी दृष्टि प्रगतिवाद होनी चाहिए, यानी प्रगतिवादी अप्रोच होना चाहिए, प्रोग्रेसिव नेचर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आलोचक का दायित्व होता है। साहित्य, कोई भी साहित्य, उसके गुण दोष का विवेचन करना है आलोचना। तो आलोचना करने के लिए क्या होता है कि आपकी दृष्टि जो होनी चाहिए बहुत ही प्रगतिवादी होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। एक आलोचक का यही दायित्व है, और आलोचक अगर अपने दायित्व का सही निर्वहन करेगा तो ही मानव आत्मा के शिल्पियों को मिला पाएगा, ये मिल पाएगा। और अगर मानव आत्मा के शिल्पी यानी मानव की आत्मा को समझ पाएगा साहित्य में, तो ही आलोचना का मान है, नहीं तो कोई मान नहीं, कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ से साहित्य को परखना है तो प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिवाद आपका नजरिया होना चाहिए, ये आलोचक का दायित्व है। अगर आलोचक का दायित्व अगर वो नहीं सही से निभाएगा तो ही उस आत्मा तक पहुंचेगा, मानव की आत्मा तक, उस शिल्प तक, और इससे आलोचना का मान बढ़ेगा। और जब आलोचना का मान बढ़ेगा तो प्रतीक के रूप में ही सही मानव की प्रतिष्ठा, साहित्य में पूर्ण मानव की प्रतिष्ठा होगी। तो प्रतीकवाद त्रिशंकुओं का साहित्य है। अब इतना होने के बाद ये तो हो गया कि आलोचक का दायित्व परखना था, लेकिन जब आलोचक की बात आ जाए कि उसको मूल्यांकन की समस्या हो रही है, तो मूल्यांकन कैसे करेगा? तो मूल्यांकन वो करेगा कि सामाजिक मूल्य देखेगा, सौंदर्य और सामाजिक मूल्य आलोचना में देखेगा, और साहित्यकार की आस्था। तो ये है कि मूल्यांकन करना है आलोचना में, आपने सामाजिक और सौंदर्य मूल्य देखा, एक साहित्यकार की एक आस्था ऐसी होनी चाहिए, जब तक ऐसा कुछ नया प्रयोग नहीं करेगा कविता में तो कुछ नया नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे साहित्य को परखना है तो प्रगतिवाद नजरिया होना चाहिए, आलोचक का दायित्व है, ऐसा वो करेगा तो ही आत्मा तक पहुंचेगा और फिर आलोचना के मान की बात कर पाएगा। दूसरा, जनपदीय भाषा का क्या प्रश्न है? जनपदीय भाषाओं का प्रश्न है कि जो आधुनिक कविता उसमें कुछ प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए इधर आप इस तरीके से भी इसको याद करें थोड़ा सा कि जनपदीय भाषा का
जनपदीय भाषाओं का एक प्रश्न है कि आधुनिक कविता में कुछ प्रयोगवाद हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जो साहित्यकार हैं उनकी आस्था है कि हो रहा है। तो जब ये पूछा जा रहा है जनपदीय भाषाओं में कि आधुनिक कविता में कुछ प्रयोग हो रहा है, क्योंकि साहित्यकार तो बड़ा आस्था रख रहे हैं हो रहा है। अब ये पता करने के लिए पहले सौंदर्य और सामाजिक मूल्य, आलोचना में जो सौंदर्य और सामाजिक मूल्य देखना पड़ेगा। जब आप देख लेंगे तो ही मूल्यांकन की समस्या सॉल्व होगी, और जब मूल्यांकन की समस्या सॉल्व होगी तभी साहित्य में पूर्ण रूप से मानव की प्रतिष्ठा होगी। तो आलोचक का इस तरीके से आलोचना का मान बढ़ेगा। तो इस तरीके से जनपदीय भाषाओं का प्रश्न आधुनिक कविता में प्रयोग हुआ, साहित्यकार की आस्था, आलोचना में सौंदर्य और सामाजिक गुण, मूल्यांकन की समस्या, साहित्य में पूर्ण मानव की प्रतिष्ठा, प्रतीकवाद, आलोचना के मान। अब यहाँ पे देखेंगे तो शिवदान सिंह चौहान की आलोचना दृष्टि में प्रमुख साहित्यकारों का इन्होंने पुनर्मूल्यांकन किया है, जिसमें इन्होंने निराला की तुलना सोहनलाल द्विवेदी जी से की है, और इन्होंने निराला की तुलना में सोहनलाल द्विवेदी को श्रेष्ठतर घोषित किया, वो ज़्यादा सोहनलाल द्विवेदी अच्छे हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को शिवदान सिंह चौहान कहते हैं ये शास्त्रीय एवं ढर्रेवादी आलोचक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि शुक्ल जो है, चौहान कह रहे हैं कि शुक्ल जो है शास्त्रीय और ढर्रेवादी आलोचक है, और भारतेंदु जी को कह रहे हैं कि भारतेंदु को तो ये पुष्किन के समकक्ष रख देते हैं। तो बहुत अलग अलग बात की, निराला को, शुक्ल को, हरिचंद को। अब आप ये देखो कि रामविलास शर्मा जी ये सारे लोगों को कितने अच्छे से उन लोगों के बारे में बात किए हैं, और चौहान ने तो सबको धो दिया, शुक्ल को, निराला को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को पुष्किन कह दिया। रामविलास शर्मा को कहा कि इनकी आलोचना तो ध्वंसात्मक आलोचना है, यानी सब मिला के चौहान ने सबको खारिज कर दिया है। वैचारिक स्तर पर इनकी बात करें तो किस चीज़ का समर्थन करते हैं, किसका विरोध करते हैं। समर्थन, सुमित्रानंद पंत की ग्राम्य की चर्चा आपने पहले भी देखा, तो ग्राम्य की चर्चा और लेखकों ने की है। तो भारतीय जनता की कहते हैं कि राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति अगर कहीं देखें तो पर्याप्त मात्रा में पंत की रचना ग्राम्य, इस तरीके से देखा जाए तो ग्राम्य को आलोचना की दृष्टि से कई लोग बहुत बढ़िया रचना माने हैं। और विरोध ये किसकी करते हैं, अज्ञेय। वैसे भी अज्ञेय की शेखर एक जूनी का विरोध और लोगों ने भी किया है, इन्होंने भी किया है। अज्ञेय के विरोध में इन्होंने जितना लिखा है अन्य किसी प्रगतिवादी आलोचक ने नहीं लिखा। तो किसके विरोध में, शिवदान सिंह चौहान एक ऐसे लेखक हैं, मार्क्सवादी आलोचक, कि जिसने अज्ञेय के विरोध में जितना ज्यादा लिखा उतना कोई नहीं लिखा है। कम्युनिस्ट विरोधी गतिविधियां, अज्ञेय, धर्मवादी, श्रीधारी, ताराशंकर बंदोपाध्याय, हुमायूं कबीर, इन सब का विरोध, इनका उद्घाटन इन्होंने विरोध अपनी दिल्ली डायरी और ताशकंद डायरी में किया है, आलोचना पत्रिका जो है उसमें। साहित्यिक युगों के मूल्यांकन में देखें तो व्यक्तिवाद के दो रूप देखने को मिलते हैं, छायावादी व्यक्तिवाद, प्रयोगवादी व्यक्तिवाद। छायावादी जो व्यक्तिवाद है, सकारात्मक में पूर्ण मानव की प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय चेतना और चीजों को स्वाधीनता से जोड़ना। तो छायावादी व्यक्तिवाद सकारात्मक रवैया ये है कि पूर्ण मानव की प्रतिष्ठा करना, राष्ट्रीय चेतना, स्वाधीनता से जोड़ना। नकारात्मक क्या है, प्रयोगवादी व्यक्तिवाद में इसे व्यक्ति की कुंठाओं, फ्रस्ट्रेशन और आत्महत्या प्रवृत्तियों का परिणाम माना। कि जो प्रयोगवादी नजरिया है, देखिए प्रयोगवादी यानी व्यक्तिवाद, इंडिविजुअल की बात करती है, तो इंडिविजुअल की बात जो की जा रही है, करिए लोगों के फ्रस्ट्रेशन से निकल के ये साहित्य आया। इसे व्यक्ति की कुंठाओं और आत्महत्या प्रवृत्तियों का परिणाम माने कि प्रयोगवादी व्यक्तिवाद आया। लेकिन छायावाद बड़ा पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये है कि छायावाद पूर्ण मानव की प्रतिष्ठा करता है, राष्ट्रीय चेतना और स्वाधीनता इस चीजों को जोड़ता है। तो छायावाद के समर्थन में है, प्रयोगवाद और व्यक्तिवाद के पक्ष में नहीं है। चौहान के संबंध में देखें तो उनके इतिहास दृष्टि के बारे में, तो हिंदी भाषा समूह का, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की, हिंदी साहित्य का इतिहास ना कहके, जैसे हिंदी साहित्य की शुरुआत जो है भारतेंदु युग से मानी है, और खड़ी बोली हिंदी साहित्य का शुभारंभ 1873 ईस्वी से मानते हैं। ये मानते हैं खड़ी बोली हिंदी साहित्य का जो शुरुआत होता है 1873 से होता है, भारतेंदु की वैदिक हिंसा हिंसा नाभूति के प्रकाशन से। और मॉडर्न जैसे पद को ये व्यर्थ समझते हैं, और हिंदी साहित्य के इतिहास की जगह ये उसे हिंदी भाषा समूह का इतिहास कहना ज़्यादा सार्थक समझते हैं। कुल मिला के देखिए प्रगतिवादी समीक्षा के तौर पे मुक्तिबोध जो है, इन दोनों विचारकों ने मिलाकर कहा कि जैसे मुक्तिबोध हैं और शिवदान सिंह चौहान। अब जैसे मुक्तिबोध हैं वो फैंटेसी और दीर्घ कविताओं के माध्यम से मार्क्सवाद का काव्यात्मक विस्तार करते हैं, और रचनाकार के आत्मसंघर्ष का जो मनोवैज्ञानिक पड़ताल इसमें है। और शिवदान सिंह चौहान जो है पहले सूत्रधार हैं मार्क्सवादी आलोचना के, बाकी आलोचना पत्रिका और ऐतिहासिक पुनर्मूल्यांकन, हिंदी भाषा समूह का इतिहास के माध्यम से सैद्धांतिक नींव रखते हैं। तो कुल मिला के दोनों विचारकों ने मिलकर हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को केवल एक राजनीतिक सिद्धांत से निकालकर एक परिपक्व साहित्यिक और
सौंदर्य शास्त्रीय मापदंड में बदला है। तो ये अभी हम लोग इस क्रम में अगर देखें तो 4 जो महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा आलोचक उसमें रहे, मार्क्सवादी आलोचक, उनको कवर कर लिया। रामविलास शर्मा जी को, नामवर जी को, और इनके अलावा क्या नाम है, गजानन माधव मुक्तिबोध को और शिवदान सिंह चौहान को। तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज़ ये है कि हिंदी और प्राइड करके जो है, ये आप जाएंगे प्ले स्टोर पे, मेरा ऐप है, वहाँ पे गद्य की विविध विधाओं का ऐसा करके एक कोर्स है 1000 का, वहाँ पे इनरोल करके आप इसको व्यवस्थित तरीके से PDF के साथ पा सकते हैं। बाकी वहाँ पे जो प्रमाणिक किताबें हैं शुक्ल के, बच्चन की, ये सब कराए गए हैं। बाकी 2 क्लासेज हमारे और हैं, यूनिट 9 UGC नेट निबंध विधा, यूनिट 10 ये कंप्लीट कराया गया था, इसको गाइड किया गया था, इसको आप क्लास को कर सकते हैं। तो 2 क्लासेज चल रहे हैं। धन्यवाद।